दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनवायरनमेंट और साइंस के हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्लाज्मा तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। दूसरा, हाल ही में पृथ्वी की चुंबकीय मंडल यानी कि मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा तरंगें देखी गई हैं। तीसरा, यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकती है, विक्षुब्ध कर सकती है यानी डिस्टर्ब कर सकती है अपने आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को। तो बताना है कि कितने कथन सही हैं। एक बार आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये जो प्लाज्मा तरंग होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ठोस द्रव गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस द्रव गैस के बाद। जब गैस चरम दशाओं जैसे कि उच्च तापमान या प्रबल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब गैस उच्च तापमान या प्रबल विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आती है तब प्लाज्मा का निर्माण होता है। और इन्हीं दशाओं में जो गैस के परमाणु हैं, इन्हीं दशाओं में गैस के परमाणु आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर के या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, पहला आपका स्टेटमेंट सही है कि यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, हाल ही में पृथ्वी की चुंबकीय मंडल यानी कि मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा तरंगे देखी गई। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा है कि यह आसपास के यानी कि प्लाज्मा तरंगों के आसपास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकती है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा तरंग होती है अपने आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, वेट डेंसिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन दिया है, यह रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन के तहत एक स्वैच्छिक योजना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्वैच्छिक योजना है। दूसरा, इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताएं कि वेट डेंसिटी प्रमाण के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है या केवल एक या केवल दो या दोनों में से कोई नहीं सही है। गेस करें, क्या अभी तक किसी भी भारतीय शहर को वेट डेंसिटी प्रमाणन के नामांकन हेतु या नामांकन में शामिल किया गया है? बताएं, वेट डेंसिटी प्रमाणन के लिए भारत के किसी भी शहर को नामांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रामसर कन्वेंशन के तहत यह एक स्वैच्छिक योजना है। वेट डेंसिटी प्रमाणन एक स्वैच्छिक योजना है, कोई बाध्यकारी योजना नहीं है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि अब इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा वेट डेंसिटी प्रमाणन के लिए भारत के तीन शहरों के नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि इसमें वेट डेंसिटी प्रमाण में शामिल किया जाएगा इन तीन शहरों को। ये तीन शहर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर। एग्जाम में क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लिया करिए, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। चलिए, अब अगला देखिए, यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संसदीय लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से परिवर्तित कर 18 वर्ष कर दी गई है? क्वेश्चन आपको बस डराने के लिए इतना बड़ा किया गया है।
सिंपल सा क्वेश्चन बस इतना है, किस किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की दी गई है। तो आंसर करने की कोशिश करें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 261वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा दे देता है, तो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो वो खतरनाक भी हो, सिंपल ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है। एग्जाम में देख के क्या होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, जो छोटा है पहले उसको कर लेते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज करते जाइएगा। ठीक है, जो आएगा उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उस पर टिक कर लीजिए कि हाँ पहले जितना आ रहा है उसको कर लो, फिर जिस पे आपको कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करिए। लास्ट में तभी वो क्वेश्चन छुइए जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है? तो बताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा, संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। यहाँ लिखा है संविधान। ठीक है, क्वेश्चन जब भी पढ़े पॉलिटी में तो ध्यान से पढ़े कि संविधान में कह रहा है या फिर ऐसे नॉर्मली संसद द्वारा बात कही जा रही है। तो इसमें कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत भी होता है स्टेटमेंट, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालयों की मदद करते हैं। चौथा, भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्यों में केवल 3 बार संशोधन किया गया है। ओके, तो अपना राइट आंसर करने की कोशिश करें। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं, हो कमेंट में बताने की कोशिश किया करिए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, पहला जो कथन दिया है कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा दिया कि संविधान मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है, तो नहीं, संविधान जो है मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संस्तुति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, क्योंकि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित प्रकृति का है। ठीक है, तीसरा देखिए, मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालयों की मदद करते हैं, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा दिया है कि भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्य में केवल 3 बार नहीं, मूल कर्तव्य में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। वैसे तो मूल 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी तक केवल एक ही बार मूल कर्तव्य में संशोधन हुआ है, तो आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें दिया है 3 बार। तो कितने टोटल कुल कितने आपके कथन सही हुए? तो 2 कथन सही हुए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप उस ग्रुप में जा करके ऐड हो करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको, जैसा अभी मैंने सॉल्व किया है एकदम एग्जैक्ट यही पीडीएफ आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, अदरवाइज आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं पीडीएफ, तो फिर आपको हमारे ग्रुप को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने पर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके हटाए जाने के कारणों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रस्तावना के मूल पाठ से समाजवादी शब्द को हटाया गया, इसके क्या कारण थे? सर्वश्रेष्ठ कारण कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों, संविधान द्वारा यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह समाज में रहना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से
कितने भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, इन चारों में से बताने की कौन कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो दोस्तों बी.एन. राव नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान द्वारा बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। संविधान उनमें से संविधान की बहुत सारी समितियों में से एक प्रारूप समिति थी। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, और इस समिति में सदस्यों में पूछा है कि कौन से सदस्य नहीं थे इस प्रारूप समिति में, तो बी.एन. राव नहीं थे। कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, और उसके बाद कृष्णामाचारी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनकी जगह पे डी.पी. खेतान आए थे। और माधवराव जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो इनकी जगह पे फिर बी.एल. मित्र आए थे। ठीक है, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1949 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3। अगला देखिए, सरकार का प्रकार दिया है और परिभाषित विशेषताएं। ओके, प्लूटोक्रेसी इसमें दिया है राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। क्लेप्टोक्रेसी दिया है अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। और टेक्नोक्रेसी दिया है तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। तो बताएं कि कितने कथन सही हैं, कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लूटोक्रेसी में जब शासन जो है अमीर लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि अमीर और बड़े जो धनी लोग होंगे वो शासन करेंगे जनता पर। ठीक है, राज्य में शासन करेंगे अमीर लोग, और ये जो अपनी जो भी नियम कानून ले आएंगे वो अपने हितों के अनुसार ले आएंगे। ठीक है, अपने हितों की पूर्ति के आधार पर ये नियम बनाएंगे, ताकि ये और ज़्यादा मतलब इनका शासन स्थापित रहे हमेशा, और ये और ज़्यादा अमीर होते जाएं। ठीक है, यानी कि एक प्लूटोक्रेसी में कह सकते हैं कि इसमें कौन शासन करता है? अमीर लोग शासन करते हैं। ठीक है, धनी लोग करते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें दिया है राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। क्लेप्टोक्रेसी क्या होती है? इसमें ये आपका दूसरा सही सुमेलित नहीं है। अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था प्लूटोक्रेसी कहलाता है, ना कि क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी में क्या होता है कि जो सत्तासीन लोग रहेंगे इस सरकार में, यानी क्लेप्टोक्रेसी में जो सत्तासीन लोग रहेंगे, ये निजी लाभ के लिए राज्य के संसाधनों की लूटपाट करेंगे। ठीक है, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए इसके तहत जितने भी सत्तासीन लोग रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? राज्य की सभी संसाधनों का प्रयोग वह अपने हितों के लिए करेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्लेप्टोक्रेसी कहलाएगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। टेक्नोक्रेसी में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था, आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। यानी कि टेक्नोक्रेसी में इस प्रकार की सरकार में क्या होती है कि जब सरकार कोई भी नियम कानून ले आएगा, या मान लो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कानून लाना चाहता है, या फिर और भी किसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाना चाहता है, तो ऐसे में जब कोई नियम कानून बनाएंगे तो जो उससे संबंधित जो भी विशेषज्ञ होंगे, उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ, उनकी सहायता से वो नियम कानून बनाएंगे। यानी कि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था होती है टेक्नोक्रेसी में। तो पहला दूसरा गलत था, तीसरा सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लूटोक्रेसी में धनी लोगों द्वारा शासन किया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा राज्य का शासन चलाया जाता है। ठीक है, वो अपने अनुसार नियम कानून बनाते हैं ताकि उनकी हितों की पूर्ति हो सके। क्लेप्टोक्रेसी में क्या होता है कि सत्तासीन लोग जो होते हैं अपने लाभ के लिए राज्य के संसाधनों का प्रयोग करते हैं या लूटपाट करते हैं। ठीक है, अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो ये क्लेप्टोक्रेसी कहलाता है। टेक्नोक्रेसी में जब भी कोई नियम कानून इस टेक्नोक्रेसी सरकार में जब भी कोई नियम कानून लाया जाएगा, या कोई भी विधान कोई भी नियम बनाया जाएगा, तो उसमें किसका सहायता लिया जाएगा? उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का सहायता लेकर के नियम कानून पारित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर केवल 3 हो जाएगा। अगला देखिए, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सॉफ्ट स्टेट की विशेषता है? ठीक है, सॉफ्ट स्टेट को सॉफ्ट पावर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट स्टेट दोनों अलग है। ठीक है, जब कोई सरकार कानून लागू करने में विफल होता है, ठीक है, और
उस प्रकार की सरकार में, ठीक है, सॉफ्ट स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे सरकार नियम कानून लागू करने में विफल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पष्ट कानून नहीं रहेगा, यहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहेगी। इस प्रकार की स्टेट सॉफ्ट स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे सरकार कानूनों को लागू करने में विफल रहेगा और भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्ट रहेंगे, यहाँ के जो सरकार में जितने भी लोग रहेंगे, मंत्री, सब भ्रष्ट रहते हैं, ठीक है। और राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा होती है और न तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको विकास देखने को मिलेगा, न तो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉफ्ट स्टेट कहलाता है। पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि सैन्य बल और युद्धास्त्रों का ना होना, तो ये सॉफ्ट स्टेट का एग्जाम्पल नहीं है, ये सॉफ्ट स्टेट का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि सॉफ्ट पावर को बतलाता है, ठीक है, सॉफ्ट पावर को बतलाता है। ये सॉफ्ट स्टेट के संदर्भ में स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला गलत हो गया, विधि के शासन का खराब प्रवर्तन, तो दूसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम हर इस क्वेश्चन पे नहीं देंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इस वजह से फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। पहला देखिए, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है, ओके। दूसरा दिया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अनन्य दर्जा प्राप्त है। अनन्य मतलब किसी और को ये दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो बताना है कि कितने कथन सही हैं उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों आपका सही है कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वैसे तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ असम में है, ठीक है, असम में, लेकिन इसके 3 और पीठ हैं, ठीक है, 3 बाह्य खंडपीठ है, ठीक है। इसका प्रथम मुख्य खंडपीठ असम में है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ध्यान रखिएगा। इसके 3 बाह्य खंडपीठ है, जो पहला कोहिमा, ठीक है, पहला कोहिमा खंडपीठ ये नागालैंड में स्थित है। दूसरा आइजोल खंडपीठ ये आपका मिजोरम में है। और तीसरा ईटानगर खंडपीठ, ठीक है, ईटानगर खंडपीठ ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट में कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय, 7 राज्यों का ये साझा उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब 7 राज्यों में ये पूछ रहा है, तो जैसे कि अब आप बताएं, मेघालय 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 का हाई कोर्ट अपना अलग हाई कोर्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय नहीं है मेघालय का, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा का भी अपना एक अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका मणिपुर, मणिपुर का भी अपना अलग हाई कोर्ट है, यानी कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट है, न कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य या राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, जो पहले, ऐसे कितने राज्य हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर बाद में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ओडिशा कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो ओडिशा अगर इतना तो आपको पता होगा तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लेंगे। आपको ध्यान होगा कि ओडिशा कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। इसके अलावा सिक्किम भी कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, ये एलिमिनेट हो गया, बचा एक ऑप्शन है, यानी मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको राज्य का दर्जा दिया गया, ओके। चलिए अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। पहला कथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तीसरा, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य है।
ठीक है, बताना है कितने कथन सही हैं। ठीक है, चलिए आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्तियां प्राप्त है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है, हाई कोर्ट को नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय को ये अनन्य शक्ति प्राप्त है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं है ये शक्ति प्राप्त। ठीक है, अब ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है उच्चतम न्यायालय सलाहकारी क्षेत्राधिकार? तो दोस्तों ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 213 के क्लॉज 1 से ये शक्ति प्राप्त करती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखिए सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है किसी भी विधिक प्रश्न पे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है राष्ट्रपति के मांगने पे, और राष्ट्रपति इसके सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति जरूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक सलाह देने पर भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति की मर्जी, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या ना माने। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए मैं इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पीडीएफ अच्छे से मिले। ठीक है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगती है सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत, तो जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, क्षेत्राधिकार अधिकार जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। इसमें दो प्रकार की सलाह से संबंधित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। पहला कि जब राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संधि, समझौते, वचन या प्रसंविदा या अन्य किसी दस्तावेज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा। फिर से सुनिएगा, अगर राष्ट्रपति जो है किसी संवैधानिक मुद्दे से रिलेटेड कोई मुद्दा उठता है, उससे संबंधित कोई विधिक जानकारी राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सलाह देने के लिए बाध्य है। यानी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है कि नहीं मैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं दूंगा, या कोई संधि कोई पूर्व में कोई संधि हुई है उससे संबंधित कोई मुद्दा उठ जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सलाह देना सलाह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देगा, मना नहीं कर सकता है, यानी कि बाध्यकारी है। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लो इससे संबंधित सलाह दे भी दिया, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा मुद्दा ऐसे ही कि दूसरा पॉइंट क्या है कि सार्वजनिक महत्व से संबंधित अगर कोई मुद्दा उठ गया, सार्वजनिक महत्व के तथ्य से संबंधित कोई मुद्दा उठ जाता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी वो सलाह दे या ना दे। ठीक है, लेकिन पहले वाले मुद्दे पे, यानी कि अगर पूर्व में कोई संधि हुई है या कोई समझौता हुआ है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1915 का उद्देश्य। तो बताएं भारत सरकार अधिनियम 1915 का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों भारत सरकार 1915 का उद्देश्य था ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना। यानी कि ब्रिटिश भारत से संबंधित जितने भी संसद के, यानी ब्रिटिश संसद के जितने भी अधिनियम बनाए गए थे, उन सभी अधिनियमों को क्या कर देना है, समेकित कर देना है एक ही अधिनियम में। भारत सरकार अधिनियम 1915 में सभी पूर्व के सभी अधिनियमों को समेकित कर देना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या योजना के तहत किया जाता था? बताएं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या योजना के तहत किया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, एक बार आंसर करिए।
विश्व आर्थिक मंच और मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच और मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग से ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। दूसरा, संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है और राज्यों की भूमिका केवल सलाहकारी होती है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, संविधान में संशोधन केवल केंद्र ही कर सकता है, राज्य नहीं कर सकती। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि संघीय ढांचे में अगर संघीय ढांचे से संबंधित किसी प्रावधान में अगर संशोधन करना है तो शक्ति केंद्र के पास है। और यहाँ पे दिया है कि राज्यों की भूमिका सलाहकारी होती है। तो नहीं, राज्यों की भूमिका सलाहकारी नहीं होती। अगर संघीय ढांचे में संशोधन करना है, संघीय ढांचे से संबंधित किसी प्रावधान में संशोधन करना है तो राज्यों की संस्तुति के साथ साथ, केंद्र की संस्तुति के साथ साथ राज्यों की भी समान रूप से संस्तुति आवश्यक होती है। यहाँ पे सलाहकारी नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है संघीय ढांचे के किसी प्रावधान में संशोधन करने के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे कि मान लो संघीय ढांचे संबंधी, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी प्रावधान में संशोधन करना है तो ऐसे में सिर्फ केंद्र उसमें संशोधन नहीं करेगी, राज्यों, आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति उसमें आवश्यक होगी। जैसे कि मान लो केंद्र राज्य की कार्यकारी शक्तियों में संशोधन करना है तो सिर्फ केंद्र उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें राज्यों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्यों की भी, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। और इसके साथ जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनके न्यायिक शक्तियों में किसी तरह का कोई संशोधन करना है तो ऐसे में सिर्फ केंद्र इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें राज्यों, आधे से अधिक राज्यों की भी भूमिका की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे 7वीं अनुसूची हो गई, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान हो गया, तो इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, सोलर रूफटॉप प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा, यह प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उत्पन्न करती है जिसे इन्वर्टर द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लाया गया था। इसका उद्देश्य था 1 करोड़ घर तक सोलर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, 1 करोड़ घरों पर, ठीक है, 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। अब इस सोलर रूफटॉप प्रणाली में जो पहला स्टेटमेंट दिया कि यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो जोड़ा जा सकता है। आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया कि यह प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उत्पन्न करती है, तो नहीं, ये डायरेक्ट यानी डीसी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, और इस डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर द्वारा अल्टरनेटिव करंट में चेंज किया जा सकता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें दिया है कि ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। प्रत्यावर्ती धारा नहीं उत्पन्न करती है बल्कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, दिष्ट धारा उत्पन्न करती है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे क्लब द्वारा 5th फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है हमारे ऐप पर। ठीक है, ऐप का नाम क्लब IAS है, क्लब IAS। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। 4th फाउंडेशन बैच चल रहा है, लेकिन 2026 के लिए आप लोगों जो नए बच्चे हैं उनके लिए 5th फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी फ़ी जो है पूरी इस फाउंडेशन बैच की फ़ी आई थिंक लगभग 2000 रुपये है, जो कि बहुत कम है। आप नॉर्मल कोचिंग में पे करेंगे तो 1-1.5 लाख के करीब में आपको फ़ी पे करना पड़ता है। ठीक है, इतनी तो आपकी इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में भी आप कोचिंग में देते होंगे तो 30,000, 35,000 या 20,000 के करीब में आप इंस्टॉलमेंट देते हो। ठीक है, वो भी 2 या 3 महीने का। लेकिन यहाँ पे पूरी फ़ी आपकी लगभग 2000 के करीब में है। तो इतनी कम फ़ी में अगर आप लोग इस हमारे 5th फाउंडेशन बैच का लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको, सभी सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्ट से कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको RG सर बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और हमारे जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग, जैसे कुछ बच्चे दृष्टि के हैं, खुद दृष्टि के बच्चे हैं जो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे क्लासेस को परचेज किए हैं। संस्कृति IAS के बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग डेमो क्लास लीजिए, डेमो क्लास लेने के बाद ही हमारे
इस 5th फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सैन्य अधिकरणों के निर्णयों को विशेष अनुमति याचिकाओं के दायरे से छूट दी गई है, ठीक है। दूसरा दिया है जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो वहां विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। तीसरा है विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया कि सैन्य अधिकरणों के निर्णय को जो है इस विशेष अनुमति याचिका के दायरे से छूट दी गई है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही कि अगर जहाँ पे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है वहाँ पर विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे जो विशेष अनुमति याचिका है ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला देखिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दादरा व नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तीसरा, पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य गठन किया गया है। चौथा, नागालैंड राज्य का गठन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त घटनाओं को आरंभिक घटना से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, यानी इनको टाइम पीरियड के आधार पर अरेंज करना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश करें। तो दादर और नागर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था लगभग 1954 के करीब में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1987 में। पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 1966 में और नागालैंड राज्य का गठन किया गया था 1963 में। तो जब आप इसे क्रम में लगाएंगे तो आपका क्रम बनेगा 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 3 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेम यही पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक ग्रुप में मेंशन कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। नवीनतम प्रगति के संदर्भ में सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी जैसे पदों का सर्वाधिक उपयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है? तो बताएं, सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी जैसे पदों का सर्वाधिक उपयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल संदेशों का एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? बताएं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत के संविधान के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संशोधन करके और भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल कुल भाषाएं आज वर्तमान समय में 22 हैं, ठीक है। तो बताना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों मैथिली, बोडो, डोगरी और इसके अलावा संथाली, इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है इधर से, इसलिए मैं लिख रही हूँ। जिधर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे फिर वनडे पीसीएस हो, आरओआर हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। मैथिली, बोडो, डोगरी और यहाँ पे संथाली भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। संथाली याद कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा। मणिपुरी ड़ इसमें भी आ रहा है, ड़ इसमें भी आ रहा है, तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और सिंधी वो जो है, सिंधी भाषा को इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, ये चारों भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है आपका, टीपीएसपी का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। और दूसरा कथन है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में निहित है, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है।
दोस्तों इसमें दिया है डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना करना है, तो नहीं, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, सामाजिक और आर्थिक, न कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। इस तरह के क्वेश्चन में पहला अगर गलत है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका सही हो ही जाता है। ऑप्शन भी इसी तरह से दिया रहता है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता देता है, मतलब उसमें मदद करता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में निहित है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला गलत था, दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, माध्यिका भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से किया करिए, ठीक है। पहला कथन दिया है, माध्यिका भाषा भारत के दक्षिण भारत में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। माध्यिका भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों पहला कथन जो दिया है कि माध्यिका भाषा भारत के दक्षिण भाषा में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। माध्यिका भाषा जो है एक चकालिया समुदाय द्वारा बोला जाता है। किस समुदाय द्वारा, चकालिया समुदाय द्वारा। ये केरल में, मेनली केरल में आपको देखने मिलेगा। अभी वर्तमान में केरल के केवल 2 लोगों द्वारा इस माध्यिका भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस माध्यिका भाषा की बात ये है मेनली कि इसकी कोई लिपि नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन दे दे कि माध्यिका भाषा की लिपि है, तो नहीं, इसकी कोई लिपि नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसे चकालिया जनजाति द्वारा बोला जाता है। वर्तमान में केरल के केवल 2 लोगों द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। और ये मिश्रित भाषा है, यानी मिश्रित भाषा का मतलब ये है कि ये तेलुगु, इसमें आपको मिश्र देखने को मिलेगा, तेलुगु, तुलु, मलयालम और कन्नड़, ठीक है। ज़्यादातर इसमें आपको प्रभाव एक वहाँ पे एक हत्यक कन्नड़ होता है, इस भाषा में उस भाषा हत्यक कन्नड़ का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसे जो है यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो कि करना चाहिए, ठीक है। माध्यिका भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। अगला देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, जो लिखा है मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ ताकि नीट एंड क्लीन मिले, तो देखने में थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अरब इजराइल संघर्ष के मद्देनजर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन है, यह विशेषकर इजराइल के राज्य क्षेत्रों में काम करती है। तीसरा है, एजेंसी को पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक अंशदान से वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है। तो बताना है कि कितने कथन सही हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, स्टेटमेंट पे। तो संयुक्त राष्ट्र राहत कोष कार्य एजेंसी की स्थापना दोस्तों 1948 में अरब इजराइल संघर्ष या अरब इजराइल युद्ध हुआ था 1948 में, ठीक है। इसी दौरान लगभग ऐसे ही लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी इस क्षेत्र को छोड़ करके चले गए थे कहीं और, ठीक है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी की स्थापना 1949 में 7 लाख फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, क्योंकि अरब इजराइल संघर्ष के बाद फिलिस्तीनी इस क्षेत्र को छोड़ के जा चुके थे, और उन्हीं की सहायता के लिए 1949 में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मेनली किसके लिए क्यों की गई थी, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो दिया है कि ये विशेषकर इजराइल के राज्य क्षेत्रों में काम करता है, तो नहीं, सिर्फ इजराइल के राज्य क्षेत्रों में नहीं काम करता, ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इस राज्य क्षेत्रों में भी काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इजराइल नहीं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी को पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य होंगे अपने स्वैच्छिक रूप से अंशदान इसमें अपना डोनेट कर सकते हैं। तो इसको वित्त पोषित जो है इससे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है, वो भी स्वैच्छिक रूप से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2।
अगला देखिए, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। गणतंत्र का अर्थ कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हों। ठीक है, अब बताने कि आपको कितने कथन सही हैं। ओके, चलिए, तो दोस्तों, भारत में गणतांत्रिक राज्य भारत एक गणतांत्रिक राज्य कब बना? जब भारत की संविधान लागू हुई थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, इसमें दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना, नहीं, संविधान के लागू होने के साथ। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि गणतंत्र का अर्थ होता है कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है, तो दूसरा सही है। तीसरा भी सही है कि गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक पद पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खुले रहें। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक पद पर नियुक्ति होने के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे आपको पता होगा कि लोकतांत्रिक राजनीति दो प्रकार की होती है। एक होती है राजतंत्र, दूसरा होता है गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र, राजतंत्र में जिसमें राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है और ये वंशानुगत होता है। ठीक है, वंशानुगत होता है, ये वंशानुगत होता है, ध्यान रखिएगा। और गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। जैसे कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है और ये राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में आप देखेंगे वहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राजा होता है और राजा जो है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, वहाँ राजा का पद जो है वंशानुगत होता है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो आपका कितने स्टेटमेंट सही है? 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक मिनट। ठीक है, सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सलाहकार निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा, इस निकाय में सरकारी मंत्रालयों और शैक्षणिक संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। ठीक है, बताने की कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ें, खास करके किसी निकाय, किसी योजना के बारे में, तो यो योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसी तरीके से कोई संस्था है, कोई निकाय है, वो निकाय, संस्था किस मंत्रालय के अधीन आता है वो ध्यान रखिएगा। जैसे सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय है, तो ये सलाहकारी निकाय जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि इस निकाय में सरकारी मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों के सदस्य शामिल होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक न्याय का विचार निहित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किसमें, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, किन में सामाजिक न्याय का विचार निहित है? तो इन तीनों में ही सामाजिक न्याय का विचार निहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ये पीसीएस में क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ठीक है, पहला कथन दिया है, किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया है, मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 25वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 31C आर्टिकल को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39, ठीक है, डीपीएसपी के अनुच्छेद 39B और 39C में
इन दोनों यानी 39B और 39C से संबंधित किसी प्रावधान में अगर संशोधन किया जाता है तो उसको अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर 39B और 39C इन दोनों से संबंधित किसी प्रावधान को में संशोधन किया जाता है या किसी तरह का कोई प्रावधान लाया जाता है तो इसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि ये जो है ये अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, जो कि इसमें दिया है कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें दिया कि अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। ठीक है, और उस आधार पे उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अगर 39 आर्टिकल 39 से संबंधित है तो अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर नॉर्मली ये प्रावधान है कि अगर कोई भी नियम या कानून लाया जाता है, अगर वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि हमारे ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में उस नियम या कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आर्टिकल 39B और 39C, इससे संबंधित कोई प्रावधान लाया जाएगा तो ये अनुच्छेद 14 और 19 के तहत इस आधार पे अवैध नहीं घोषित किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, यानी कि उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वैसे भी मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग माना। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग माना जाता है डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच के संतुलन को। अब क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पॉलिटी पढ़िएगा तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व आते हैं, इन सभी तत्वों को रट लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान के मूल ढांचे में संविधान के मूल ढांचे के तत्व हैं। तो पता है, बेसिक क्वेश्चन अगर आपका अच्छे से तैयार है तो एग्जाम में आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, इजी क्वेश्चन के पीछे भागिए, और यही इधर ही से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगर आप बहुत यूनिक पढ़ने के पीछे भागेंगे तो आप बेसिक भूल जाएंगे। तो बेसिक आपको याद होना चाहिए, यूनिक याद हो ना हो। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? पहला गलत था, दूसरा सही। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो दोस्तों, संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत जो है संचार मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत की मंजूरी की आवश्यकता होगी? इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ठीक है, संविधान संशोधन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। पूछता है कि अगर विशेष बहुमत से निम्नलिखित में से किन किन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पहले ही आया था, जो मैंने 100 बताया था आपको। ठीक है, जो संघीय ढांचे से संबंधित था, पूछा था कि संघीय ढांचे में परिवर्तन के लिए केंद्र की अनुमति, केंद्र जो है संघीय ढांचे में परिवर्तन कर सकता है, और राज्य की जो भी सलाह होगी वो सलाहकारी है, तो की सलाहकारी प्रवृत्ति की होगी उसके द्वारा दिए गए आदेश, जो कि वो कथन गलत था। ठीक है, आपको याद होगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे, ये इरेज हो गया, एक मिनट। ठीक है, आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अब इन चारों में से किन किन में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी, वो भी साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी विषय में अगर संशोधन करना है तो केंद्र और साथ में राज्य विधानमंडलों की साधारण बहुमत की मंजूरी होगी, आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति यानी कि अनुच्छेद 360 खुद भी शामिल होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में केवल केंद्र जो है विशेष बहुमत से इसमें संशोधन करेगा, राज्य में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, राज्य की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो क्लियरली ये सभी पॉइंट जो हैं आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन है। ठीक है, कंटेंट आपके सामने होता है, बस आपको जानना होता है कि उसको याद कैसे करना है, और याद कहाँ किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत लोग लक्ष्मीकांत, लेकिन
किस पॉइंट पे फोकस करना है ये आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब अगली बार जब आप संविधान संशोधन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें साधारण बहुमत से किस किस में संशोधन होता है, साधारण बहुमत वाला तो बहुत सिंपल है। उसके बाद विशेष बहुमत जिसमें सिर्फ केंद्र की जरूरत हो, केंद्र सिर्फ संशोधन कर सकता है, उसमें ध्यान रखिएगा किस किस प्रावधान में सिर्फ केंद्र संशोधन करेगा। और ये विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, ये वाली पॉइंट इस प्रावधान को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करती है। तीसरा, यह शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, ठीक है। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही है। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों का आपको सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसमें उत्तरदायी सरकार, यानी कि संसदीय व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुन करके जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये व्यापक प्रतिनिधित्व होता है इनका, क्योंकि जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्य जितने भी सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो इनका व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। समाज के प्रत्येक वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हर एक सदस्य द्वारा ये चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ गुण हैं, लेकिन कुछ इसकी हानि भी होती है, कुछ उसमें अवगुण भी होते हैं। जैसे ये अस्थिर सरकार होती है, इसमें अस्थिरता होती है। जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा का 5 साल बाद विघटन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद कोई और सरकार आई, फिर 5 साल बाद कोई और आती है, तो इसमें अस्थिरता देखने को मिलेगी। और अगर इनको मंत्रिमंडल को अगर सदन में बहुमत प्राप्त होता है, तो ऐसे में ये मंत्रिमंडल जो है निरंकुश हो जाती है, ये अपनी मनमानी करने लगती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जो आपने देखा, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है, तो नहीं, संसदीय शासन प्रणाली जो होती है अधिक स्थिर नहीं होती है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करती है, नहीं, ये अधिक उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ये शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध होती है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों में आपको सामंजस्य देखने को मिलेगा, दोनों में अविभाजन नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। दूसरा है, ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। तीसरा, दीवानी विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत, ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी उच्च न्यायालय के परामर्श से। और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय करेगी, तो जस्ट उल्टा दे दिया है। ग्राम न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार किसके परामर्श से करेगा? उच्च न्यायालय के परामर्श से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है कि ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। तो ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी, न कि सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। पहला दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा कथन आपका सही है कि दीवानी विवादों में
ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर कर दे पीडीएफ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 जो है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी क्षेत्र के समावेशन के संदर्भ में नागरिकता अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कानून के अनुसार नए समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा, भारत राज्य क्षेत्र में शामिल किए किसी नए क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किया गया है। तो पूछा है कितने कथन सही नहीं है? तो दोस्तों दोनों ही कथन सही नहीं है। इसमें दिया है कि कानून के अनुसार, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि नए समावेशी क्षेत्र के निवासी जो है स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, बल्कि भारत सरकार इस तरह का अगर कोई भारत सरकार इस तरह का कोई प्रावधान लाता है तो ऐसा होगा, लेकिन कानून में इस तरह का नहीं कोई प्रावधान है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कि भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए किसी नए क्षेत्र के निवासी को नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान संविधान में शामिल है। संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान संसद द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही कथन गलत हो गए। आपको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955, और इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 2022 कह रही मैं 1962। ठीक है, नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 के तहत जब पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया था, जिस पौंडीचेरी के सभी जो रहने वाले सदस्य थे, यहाँ के निवासी थे, वो भारत के नागरिक बन गए थे स्वतः ही। तो अपने आप संविधान में ये प्रावधान नहीं था, संविधान में ये प्रावधान नहीं था, बल्कि इसके लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक अधिनियम लाया गया, नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962। उस तहत पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया, और जब शामिल किया गया तो उसके निवासी जो थे स्वतः ही भारत के नागरिक बने। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे प्रायः पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसे वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उन्शिया है। यह कठोर ठंडी जलवायु में जीवित रह सकता है। IUCN में इसे वल्नरेबल का दर्जा दिया गया है। बताइए कि किस प्रजाति का वर्णन कर रहा है। ठीक है, बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उन्शिया है, और ये ठंडे जलवायु में भी जीवित रह सकता है, और IUCN में से वल्नरेबल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपकर पद का त्याग कर सकता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा? तो वो भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, दूसरा है, उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों और इन शक्तियों पर आरोपित प्रतिबंधों का स्रोत है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक बार आप लोग ऑप्शन देख लें फिर आंसर करें। चलिए, तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, और ये जो उद्देशिका है संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। जैसे कि मान लो कोई बुक है, उसमें इंडेक्स दिया होता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें ये टॉपिक है। ठीक है, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि इस पूरे बुक में किस तरह का
कंटेंट किस तरह के पॉइंट्स ऐड हैं। इसी तरीके से हमारी उद्देशिका होती है जो संविधान का एक तरह से इंडेक्स है, ठीक है, वो बताती है कि इसमें किस तरह की व्याख्या है, किस संविधान में क्या क्या प्रावधान है उसकी व्याख्या करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो दिया रहा है कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की शक्तियों और इन शक्तियों पर अध्यारोपित प्रतिबंधों का स्रोत है, तो नहीं, भारत का संविधान प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसे और ना ही ये भारत की उद्देशिका जो है ये किसी शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही ये किसी शक्तियों के प्रतिबंध का स्रोत है। तब का दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का स्रोत नहीं है और ना ही ये प्रवर्तनीय है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, स्टारलिंक नेटवर्क के उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टारलिंक नेटवर्क के संदर्भ में पहला कथन है कि यह एक उपग्रह समूह है जो पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दूसरा, इन्हें नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा, इसे लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। बताना है कितने कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों स्टारलिंक नेटवर्क को कैनावेरल, ठीक है, मैं लिख देती हूँ नहीं तो सुनने में गलती हो सकती है। कैनावेरल स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। फॉल्कन किस रॉकेट द्वारा, तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट और कैनावेरल स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। और यह जो है एक उपग्रह समूह है जो पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है कम लागत में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसे नासा द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है बल्कि इसे एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया। तो दूसरा, एलन मस्क की एक निजी कंपनी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो दूसरा गलत है। तीसरा सही है कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, ठीक है। चलिए पहला सही था, दूसरा गलत, तीसरा सही था, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यानी आर्टिकल 14, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता अनुच्छेद 16, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी 20, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार यानी अनुच्छेद 30, ठीक है। अब पूछा है कि कितने अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। मूल अधिकार, कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो विदेशियों को उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार है केवल भारतीयों को उपलब्ध है। तो बताने की कौन कौन से ऊपर में से कितने अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको छोड़ करके ये चारों यानी कि विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों को सिर्फ लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की अधिकार। तो टोटल इन चारों में से 3 अधिकार जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वैसे सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से सुरक्षा, अनुच्छेद 16 लोक अवसर में समानता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर उनको सुरक्षा, और इसके अलावा अनुच्छेद 30 जो कि हमने अभी आपको बताया अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार यानी 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये इतने जो फंडामेंटल राइट्स हैं केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी लोक व्यवस्था को मूल अधिकारों पर एक प्रतिबंध के रूप में उल्लिखित करते हैं, यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पर किन किन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 लोक व्यवस्था के आधार पर इनमें प्रतिबंध, थोड़ी बहुत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन ए, ठीक है।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त बड़ी डीपीएसपी में कितने समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिबिंब है? ठीक है, डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान है उनमें कुछ समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, कुछ उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है, कुछ गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें पूछा है समाजवादी सिद्धांतों से कौन कौन से प्रावधान संबंधित हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना और ग्राम पंचायतों का गठन, ये जो है ये दोनों गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना आर्टिकल 43, और ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये जो है आपका समाजवादी सिद्धांत के प्रतिबिंब है या समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा जो दिया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा, ये आर्टिकल 48A, ये जो है ये उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उदारवादी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा है, केवल एक है समाजवादी सिद्धांत का प्रतिबिंब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतरराज्यीय जल विवाद। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि उपरोक्त में से कितने उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग को संदर्भित मामले, केंद्र सरकार के विरुद्ध एक निजी व्यक्ति द्वारा लाया गया मुकदमा, किसी भी पूर्व संवैधानिक संदेश से उत्पन्न विवाद। पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये कोई इन चारों में से कोई भी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, या जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, या फिर कुछ राज्य और केंद्र एक साइड हो और दूसरे साइड सिर्फ और कोई राज्य हो, तो कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, ये सभी मामले जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, न कि ये चारों जो ऊपर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। दूसरा कथन है ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है ब्रिटेन और भारत दोनों में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। बताना है कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में आपका पहला कथन जो दिया है कि भारत में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो दोस्तों भारत में आप लोग देखेंगे कि जरूरी नहीं कि भारत में उच्च सदन का सदस्य जो है यानी कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। वो राज्यसभा का अगर कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तो वो भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि सदन के ऊपरी सदन कोई संसद का सदस्य ऊपरी सदन का सदस्य है या फिर नीचे सदन का सदस्य, वो किसी भी सदन का सदस्य हो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल नीचे सदन का ही सदस्य हो। तो भारत में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं, ब्रिटेन में बल्कि प्रधानमंत्री के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो भारत में भी सेम ये कॉन्सेप्ट है कि प्रधानमंत्री जो है सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। अब आप लोग ये बताइए कि ऐसे कितने हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। दूसरा देखिए, ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता है, मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी, आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि बिना संसद सदस्य हुए भी अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि उसे 6 महीने के भीतर
सदस्य बनना पड़ेगा। अगर सदस्य नहीं बन पाता है 6 महीने के भीतर तो उसके मंत्री पद को त्यागना पड़ता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया कि ब्रिटेन और भारत दोनों में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। नहीं, ब्रिटेन में जो है मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, भारत में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो तीसरा गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सरकार के स्वरूप का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, बताना है कि कितने कथन सही है। तो तानाशाही में दिया है कि सरकार का वह स्वरूप जहां एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतः उपयोग करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि सरकार का वह स्वरूप जहां पे एक निरंकुश व्यक्ति जो है सत्ता का पूर्णतः उपभोग करता है। दूसरा दिया है पूर्ण राजशाही। ठीक है, पूर्ण राजशाही में शासक को शासन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, किसी विधिक नियंत्रण से पूर्णतः ये मुक्त होता है। पूर्ण राजशाही जो है किसी भी विधिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होता है यहाँ पे, यानी कि इस तरह इसमें शासक के ऊपर कोई भी विधिक नियंत्रण नहीं होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत आर्थिक राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है अधिनायकवाद। इसमें दिया है कि एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी सरकार जो सत्ता में बने रहने के लिए दमनकारी साधनों का उपयोग करती है। ठीक है, तो दोस्तों एक अधिनायकवादी जो है एक अधिनायकवादी राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि अधिनायकवादी राज्य में अधिनायकवादी सरकार में इसमें क्या होगा कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों के व्यक्तिगत सरकार का नियंत्रण कहाँ होगा, वहाँ के रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लगभग हर पहलू को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आपका तीसरा भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, लोकतंत्र के साधन और परिभाषा दी हुई है। ठीक है, पहला दिया है पहल। पहल में इसमें दिया है कि किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे को अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहल के अंतर्गत क्या होता है कि विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार, ये पहल होता है। ठीक है, पहल कहलाता है। तो पहला गलत हो गया। वापस बुलाने का मतलब होता है कि लोगों का अपने प्रतिनिधि को याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार रिकॉल में आता है। रिकॉल की परिभाषा होती है प्लेबिसाइट जो है, प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार, ये आपका प्लेबिसाइट कहलाएगा, न कि विधि निर्माण हेतु लोगों के विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, प्लेबिसाइट में क्या होगा कि किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार प्लेबिसाइट होता है। रेफरेंडम में विधानमंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार रेफरेंडम कहलाता है। ठीक है, तो कितने सही हैं आपके, हाँ 2 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 46। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 30 दिसंबर 2005 को भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जिसकी माता या उसके जन्म के समय भारत की नागरिक थी, वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो दोस्तों 3 दिसंबर 2005 नहीं बल्कि 3 दिसंबर 2004, अगर किसी व्यक्ति को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो ऐसे में उसे 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर उस व्यक्ति को मतलब उसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, और ऐसे में अगर उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारतीय कॉन्सुलेट में उसे उस व्यक्ति के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तभी उसको वंश के आधार पर नागरिकता भारत में मिल सकती है। और ये भी उसके पेरेंट्स को ये भी कंफर्म करना होगा कि उस बच्चे के पास कोई भी विदेशी पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत एक कार्यकारी निकाय है। तो दोस्तों ये कार्यकारी निकाय नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला गलत हो गया।
दूसरा आपका सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A नासा के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया का, तो दोस्तों ये ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि इसमें महिला के अनिषेचित अंडाणु को संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है जिसे एज फ्रीजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 देखिए, भारतीय न्यायपालिका के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तीसरा, संविधान के अंतर्गत सभी रिटें केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगी जा सकती है। ठीक है, तो बताना है कितने कथन सही है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में वो रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय न केवल सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पे ही बल्कि अन्य प्रकार के विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। तो इस संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा प्राप्त है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। नहीं, उच्चतम न्यायालय नहीं भाई, अनुच्छेद 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है, बल्कि 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगा। और अगर इस तरह का रिट संबंधी कोई प्रावधान लाएगा तो वो संसद लाएगा, उच्चतम न्यायालय नहीं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया कि संविधान के अंतर्गत उल्लिखित सभी रिटें केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं, केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही नहीं मांगी जा सकती है रिट ये अधिकार, बल्कि इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया, केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को सुकून मिला होगा कि थैंक गॉड अब खत्म है ना ये सेशन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग शिक्षा के अधिकार के उदाहरण से संबंधित है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है और आरओआर में भी बहुत पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार के उदाहरण से संबंधित आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों ही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमने इस टेस्ट पेपर को 1 घंटा 17 मिनट में कंप्लीट किया है। अगर आप लोग इसी टेस्ट पेपर को 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है लगभग 50-60 पेज का होता है। ठीक है, तो पूरे दिन लग जाएगा इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में। ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करा दें। और लेकिन बहुत लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, सभी आंसर एक्सप्लेन करें, तो वीडियो लगभग 3 या 4 घंटे की हो जाएगी। हमें एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम इसी टेस्ट पेपर को 4 घंटे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी टेस्ट पेपर को हम 1-1.5 घंटे में भी सॉल्व करा सकते हैं। डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है कि आप लोग किस तरह का कंटेंट कैसे चाहते हैं। एक अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो उस टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही वो वीडियो रहे, लेक्चर रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब यहाँ पे हम अगर हर एक टॉपिक को डिस्कस करने लगे तो वो टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज की क्लास कहाँ रह जाएगी, वो तो फिर होगी ना कि वो सब्जेक्टिव क्लास हो जाएगी कि आप क्लास कर रहे हो डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट की, है ना। प्रैक्टिस की क्लास प्रैक्टिस के अनुसार ही होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगले टेस्ट के लिए यानी कल जो है फिर टेस्ट होगा, इसका पार्ट भी हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।